सभी आदरणीय दोस्तों को बौद्ध फैमिली में स्वागत व अभिनंदन है। पूजनीय भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में दिल से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मित्रों, नमो बुद्धाय। चलिए जानते हैं उनके सुविचार को और उसके बाद बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं और उसके बाद जानते हैं कुछ स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आज जो स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है मित्रों, आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया है। आज आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाले हैं जिसे अपनाकर आप दोस्तों बुढ़ापा भूल जाएंगे। वास्तव में दोस्तों, जिसने भी इस नियम को अपना लिया वो दोस्तों स्वस्थ और निरोग बना रहेगा, बुढ़ापा कोई चीज़ नहीं आएगी। जैसे ऋषि मुनि कभी बूढ़े नहीं होते थे क्योंकि वो हर एक नियमों का पालन करते थे। तो आज हम ये जानेंगे कौन से वो नियम हैं, कौन से वो 4 नियम हैं, कौन सा 2 योगा है और 6 चीज़ें 2 भोजन कौन कौन से हैं जिसे हम अपने दिनचर्या में लाकर स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं, जवान रख सकते हैं। दोस्तों बहुत आसान है, बहुत इसमें कोई खर्चा नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके घर में, बस यह है हमें इसे सिस्टमेटिक ढंग से यूज करना है। तो दोस्तों चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के महत्वपूर्ण उपदेश को सीखते हैं। पुराने समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध एक गांव में रहते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि उनके गांव में कुछ युवा लोग संन्यास लेकर अपने आप को धार्मिकता में समर्पित कर रहे हैं। उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि उनके पास एक गुरु है जो उन्हें ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं। इसे सुनकर गौतम बुद्ध ने भी विचार किया कि वो भी उनके पास जाएं और धार्मिकता के मार्ग पे अग्रसर हों। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने पिता से अनुमति ली और वह अपने घर को छोड़कर गुरु के पास चले गए। गुरु ने उन्हें धर्म के महत्व के बारे में सिखाया और उनकी आत्मा के गहरे अर्थ को समझाया। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने गुरु के निर्देशों का पालन किया और उनकी अद्भुत शिक्षा को प्राप्त किया। एक दिन गौतम बुद्ध ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव कृपया मुझे अद्भुत ज्ञान के लिए एक उपदेश दें जो अन्य लोगों को सुखी और संपन्न बना सके। गुरु ने भगवान गौतम बुद्ध को एक सुझाव दी और कहा, गौतम मैं तुम्हें एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो एक खुदाई वाले के पास जाता है। उस व्यक्ति को वह खुदाई वाला बहुत प्रिय होता है और उसे सब कुछ देता है। वह व्यक्ति खुदाई वाले के साम्राज्य की अद्वितीय आत्मा है। उस व्यक्ति को प्रत्येक सांसारिक मनोवैज्ञानिक देख सकता है, लेकिन वह उसे स्पष्ट रूप से नहीं देखता है। अपने जीवन में वह अन्यता, निरंतरता और प्रेम की अवस्था में जीता है। वह हमेशा प्रसन्न रहता है और दूसरों को भी प्रसन्न करता है। भगवान गौतम बुद्ध ने गुरु की यह कथा समझी और अपने अंदर में उस व्यक्ति की प्रतीत करने लगे। उन्होंने अपने अंतरात्मा की गहराई में जाने का प्रयास किया और उन्हें खुदाई वाले के प्रेम का अनुभव हुआ। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने गुरु के सामर्थ्य का आभास किया और यह समझा कि असली धार्मिकता अंदर से आती है जो हमें खुदाई वाले के प्रेम का अनुभव कराती है। उन्होंने समझा कि हमें आत्मा के गहराई के अंदर जाना चाहिए और अन्य लोगों के साथ प्रेम और सहयोग करना चाहिए। यही सच्ची धार्मिकता है और इसे अपने जीवन में अमल में लाना हमारा ध्येय होना चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध ने इस उपदेश को अपने जीवन में अमल में लाया और अपने आसपास के लोगों को भी अंतर्मुखी धार्मिकता का ज्ञान दिलाया। उन्होंने संसार में जगह जगह की यात्रा की और लोगों को अपने उपदेशों से प्रेरित किया। उन्होंने अन्याय, दुख, जीवन की समस्याओं से प्रभावित होने वाले लोगों को मार्गदर्शन दिया और उन्हें शांति और प्रेम का मार्ग दिखाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची धार्मिकता अपने आंतरिक अभिव्यक्ति के माध्यम से प्राप्त होती है। हमें अपने जीवन में शांति, प्रेम और सहयोग के गुणों को विकसित करना चाहिए और अन्य लोगों की मदद करने के लिए समर्पित होना चाहिए। इस प्रकार हम अपनी आत्मा को प्रकाशित करते हैं और खुदाई वाले के प्रेम का अनुभव करते हैं। तो मित्रों, आपको इस ज्ञान से क्या ज्ञान प्राप्त हुआ
कृपया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब हम चलते हैं वो कौन से नियम हैं जिसे हम अपनाकर अपने शरीर को बूढ़ा अवस्था में यंग अवस्था आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा शरीर है, हमें अपने शरीर की देखभाल करना चाहिए। हम अगर अपने शरीर की सही ढंग से देखभाल करते रहेंगे तो हमारे शरीर में कभी कोई रोग नहीं होगा। जब हमारे शरीर में कोई रोग नहीं होगा तो हम निरोगी रहेंगे। निरोगी रहेंगे तो बूढ़ा होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो चलिए दोस्तों, पहले जानते हैं वो 4 नियम के बारे में। कौन से 4 नियम हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। दोस्तों, ये 4 नियमों का जिसने भी पालन कर लिया उसे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। पहला नियम है, हमें रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ये ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? 3 से 5 बजे के बीच का ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत सारे फायदे हैं। हम जब इस समय उठते हैं तो उस समय प्रकृति से, ब्रह्मांड से स्वच्छ निर्जल हवाएं चलती हैं जो शुद्ध होती है। वो हमारे शरीर को एक अलग ऊर्जा प्रदान करती है। अब हमें 3 से 4 बजे या 4 से 5 बजे जो भी आप उठ सके उठिए। उठने के बाद तुरंत बासी मुँह, आपको मुंह में जो लार है थूकना नहीं है, मुंह नहीं साफ करना है। आपको तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना है। 2 से 3 गिलास पीने के बाद धीरे धीरे बढ़ाइए। दोस्तों, आप 2 से 3 गिलास शुरुआत में नहीं पी सकते हैं तो कम पीजिए, लेकिन आप 1 लीटर तक धीरे धीरे प्रयास करिए पीने का। सुबह खाली पेट भर पेट पानी पीजिए। गुनगुना हो, बहुत गर्म ना हो। आराम से बैठ करके पानी पीना है, खड़े होकर नहीं, सिप करके जैसे चाय पीते हैं। अब पानी पीने के बाद आप फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद मान लीजिए आपने 4 बजे उठ गए तो आप 5 बजे निकल जाइए बाहर, पार्क में, फील्ड में निकल जाइए और ऐसे जगह जाइए टहलने जहाँ पर मिट्टी हो और घास हो। तो उस मिट्टी और घास के भी फायदे हैं। उस मिट्टी और घास पे आसमान से जो ओस की बूंदें पड़ी होगी और जब आप नंगे पांव जाएंगे तो हमारे शरीर के सारे कनेक्शन हमारे पैर के पंजे से होते हैं, नसों का कनेक्शन। तो जब हम नंगे पांव जाएंगे तो जो आसमान से ओस की बूंदें ज़मीन पर पड़ी है, उस घास पर पड़ी है, हमारे पैर से डायरेक्ट उसका कनेक्शन होगा। यानी कि हम डायरेक्ट पृथ्वी से जुड़ गए, मिट्टी से जुड़ गए। ये हमारा शरीर मिट्टी से ही तो बना है। हमारा शरीर मिट्टी से ही बना है। तो हम जब मिट्टी से जुड़ गए तो हमारे शरीर को एक नई ऊर्जा मिल गई। तो जो ओस की बूंदें आपके शरीर में लगेगी, आपके शरीर पैर को टच करेगी, ये आपको कभी भी आँख की बीमारी नहीं होने देगी। आपकी आँखों की रोशनी बरकरार रहेगी। एक तो पहले यहीं से आपके स्वास्थ्य का राज शुरू हो जाता है। आपकी आँखें कभी खराब नहीं होगी, आँख से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। अब आप जब नंगे पाँव ही मॉर्निंग वॉक करना है, मॉर्निंग वॉक आपको नंगे पाँव ही करना है। अब नंगे पाँव आप खूब तेज चलना है। कैसे चलना है? 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 कदम की स्पीड से आपको चलना है। कम से कम 5 से 6 किलोमीटर डेली चलना है। सबको चलना है। आप जिस भी उम्र में हो सब चल सकते हो। 80 साल के हो, 90 साल को, तो आप इतना चल सकते हो, मित्रों, चल सकते हो। तो आपको चलना है 4 से 5 किलोमीटर, 5 से 6 किलोमीटर। अब जैसे आपकी उम्र है उस उम्र के हिसाब से आप इसमें मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं। बीच बीच में दोस्तों आप दौड़ भी सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। आप दौड़िए, अगर हो सके तो उसी में 1 किलोमीटर 500 मीटर पीछे साइड चलिए। जब आप पीछे साइड चलेंगे तो आप देखेंगे शरीर पर आपके पीछे साइड पे बहुत ज़्यादा भार पड़ता है। पीछे की जो हड्डियाँ होती है, बोन्स होती हैं, रीढ़ की जो हड्डी मेन होती है, यही है मेन। तो इसमें आपका जोर पड़ेगा और आपका शरीर एकदम हष्ट पुष्ट हो जाएगा। तो आपको मॉर्निंग वॉक करना है, आप समझ गए। अब वहीं फील्ड में आप बैठ जाइए। अब 5 बजे आप पहुंच गए हैं, अब वहीं पे कुछ योगा करना है। दूसरा नियम का जो पालन करना है, योगा करना है। अब वहीं पे आप योगा करिएगा, लेकिन उसके पहले जान लीजिएगा योगा वहीं पे करना है। योगा आप अपने अच्छा अनुसार कर सकते हैं, लेकिन 3 योगा जरूर करिएगा। 3 योगा। अब सूर्य की तरफ मुंह करके पहले भगवान सूर्य को नमन करिए, क्योंकि वही हैं, प्रकाश देते हैं, उन्हीं से हमारा शरीर बना है। सूर्य की रोशनी अगर हमारे शरीर पर नहीं पड़ेगी तो हमें तरह तरह की बीमारियां होंगी। पेड़ पौधों पर भी सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी तो पेड़ पौधे भी मुरझाए से रखते हैं, वैसे टेढ़े मेढ़े रखते हैं। तो सूर्य की
रोशनी बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सूर्य की रोशनी में कैल्शियम, विटामिन डी पाया जाता है। जो भी डेली 15 से 20 मिनट सूर्य की रोशनी में बैठते हैं उन्हें कभी भी विटामिन डी और कैल्शियम की कमी नहीं होती। विटामिन डी से संबंधित हड्डी रोग नहीं होता है, कोई भी हड्डी रोग नहीं होता जो धूप में बैठ रहा है। अब वहाँ सूर्य भगवान की तरफ मुँह करके आप वहीं पार्क में बैठ जाइए। अब आपको जो पहला करना है, आपको अनुलोम विलोम करना है। ये नाड़ी शोधन योगा होता है। अनुलोम विलोम कैसे करना है, एक नाक से सांस लीजिए, जैसे बाएं नाक से सांस अंदर करिए, फिर इधर दबा करके आप दाहिने नाक से छोड़िए। आराम से सांस लेना है, आराम से सांस छोड़ना है। इसे कम से कम 15 से 20 मिनट आपको डेली करना है। कितनी देर मित्रों? 15 से 20 मिनट आप डेली करेंगे। अब उसके बाद आपको दूसरा योगा जो करना है, इससे आपका क्या हो गया, फेफड़े को ऑक्सीजन मिल गया, आपके पूरे शरीर को ऑक्सीजन मिल गया, मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिल गया, आपकी नाड़ी में कहीं पे ब्लड की कोई क्लॉटिंग हो ही नहीं सकती। अगर आप अनुलोम विलोम डेली कर रहे हैं तो आपको कभी भी ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हार्ट अटैक संबंधित समस्याएं बहुत कम हो जाएगी, नॉर्मल नाम मात्र की हो जाएगी, अगर आपने 15-20 मिनट डेली इस नियम को करते रहे, इस योगा को करते रहे। अब दूसरा योगा जो करना है, आपको कपालभाति करना है। कपालभाति आप 15 से 20 मिनट कपालभाति भी करेंगे। कपालभाति से आपका जो है अंदरूनी लीवर, आंतें, ये सब बहुत मजबूत हो जाती है, क्योंकि ये आप अंदर की सांस बाहर तो करना और कुछ नहीं। कपालभाति कैसे करना है, आप YouTube पे बहुत सारे वीडियो पढ़ी, आप मित्रों देख सकते हैं या देखे भी होंगे। तो कपालभाति अनुलोम विलोम करना है। अब उसके बाद इससे क्या फ़ायदा हो गया, अब क्या क्या मजबूत हो गया, आपका नर्वस सिस्टम मजबूत हो गया, आपको ऑक्सीजन मिल गया, अब आप फिर इसका दिमाग तेज हो गया। और ये सारी प्रक्रिया शुरू हो रही आपको यंग बनाने वाली, आपकी सारी प्रक्रिया शुरू हो रही यंग बनाने वाली, और शुरू हो गई है सुबह 5 बजे से। अब आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी, नर्वस संबंधित, न्यूरो संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, दिमाग की कोई बीमारी नहीं होगी। और जो आप कपालभाति करेंगे, पेट की कोई भी बीमारी नहीं होगी, थायराइड भी नहीं होगा, हार्ट अटैक भी नहीं आएगा, ब्लड प्रेशर भी नहीं आएगा। दोस्तों ये सारी कुछ नहीं है। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रोस्टेट कोई बीमारी नहीं होगी, बवा फिर भगंदर कुछ भी होगा, सारी चीज़ें कपालभाति से ठीक हो जाएगी। तो 15 से 20 मिनट कपालभाति, 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम। अब दोस्तों वहीं पे आप पेड़ के सहारे या घर पे आके दीवार के सहारे आपको शीर्षासन करना है। शीर्षासन इसलिए करना है, अब यंग बनाने में कई चीज़ों, हर एक पार्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप शीर्षासन इसलिए करना, अगर आप शीर्षासन करेंगे तो आपका बाल पक रहा होगा तो बाल पकना रुक जाएगा, आपके बाल टूट रहे होंगे तो बाल टूटना रुक जाएंगे, आपके ना तो बाल पकेंगे और ना तो जो है बाल टूटेगा, दोनों नहीं होगा। अब आप दीवार के सहारे कम से कम 10 से 5 मिनट आपको शीर्षासन करना है। लेकिन जो हार्ट के पेशेंट हों शीर्षासन ना करें, जिसका गैस्ट्राइटिस के पेशेंट हों शीर्षासन नहीं करेंगे दोस्तों। तो शीर्षासन करना है आपको। उसके बाद दोस्तों सूर्य प्राणायाम कर लीजिए। अब आपने ये 4 नियम अपना लिए, आप वहाँ पे कर लिए, योगा हो गया, ये हो गया। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये सब करते हुए आपको एक नियम और करना पड़ेगा। आप खाना खाते समय पानी नहीं पिएंगे, खाना खाते समय पानी नहीं पिएंगे। इससे संबंधित वीडियो पड़ी हुई है मित्रों, आप देख सकते हैं क्यों पानी नहीं पीना है। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं, 2 घंटे के बाद आपको पानी पीना है, ये नियम। और अगला नियम जो है, आप अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हरी साग सब्जियाँ लाइए, वो भी सीजन वाइज। 3 सीजन होता है, गर्मी, ठंडी, बारिश। गर्मी में जो सब्जी, साग सब्जियाँ है खूब जम के खाइए, आप स्वस्थ और निरोगी रहेंगे। और इस सीजन में जो फल उत्पादन होते हैं वो फल खूब सब्जी खाइए, सीजन वाइज फल और सब्जी अपने दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। फिर बारिश का सीजन आता है तो बारिश में जो सब्जी हो वही लीजिए, अदरवाइज मत लीजिएगा। अदरवाइज अदर सीजन की सब्जी आप खाएंगे तो उस पर कीड़े कीटनाशक ज़्यादा डाला जाता है, दवाएँ, वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसलिए बिना सीजन की सब्जी ना खाइए, ना तो फल खाइए। अब अगला नियम जो है, आपको हरी साग सब्जियाँ खूब शामिल करिए और बाहर के चीज़ें छोड़ दीजिए मित्रों। बाहर का चीज़ कुछ मत खाइए, आपको स्वस्थ और जवान बने रहना है। अपने खाने में 80% सजीव लाइए, नेचुरल चीज़ें खाइए। सजीव और निर्जीव में बहुत अंतर है। निर्जीव कौन सी वस्तुएं हैं? निर्जीव को 10% शामिल करिए, बस 10%। निर्जीव में जैसे टॉफ़ी हो गया, बिस्किट हो गया, चाय हो गया, समोसा हो गया, टोस्ट हो गया, ब्रेड हो गया, ये सारी निर्जीव चीज़ें हैं
जितना भी जंक फूड फास्ट फूड है ये सब निर्जीव है, इसे आप अपने खाने से हटा दीजिए, अवॉइड कर दीजिए। आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो ये सारी चीज़ें आप मत करिए। अब ये 4 नियम आप गए, अगर आपने ये 4 नियम अपना लिया तो इससे ऑटोमेटिक स्वस्थ हो गए। अब इस ऑटोमेटिक आप स्वस्थ हो गए। अब क्या करना है, अब आपने योगा करके आ गए अपने घर पे। अब आपको शरीर को निरोगी बनाने के लिए, शरीर को अपने युवा अवस्था में लाने के लिए, बुढ़ापे से युवा अवस्था में लाने के लिए अब यहीं से प्रक्रिया आपकी शुरू होती है। लेकिन नियमों का पालन करना है आप, नहीं तो कोई भी ताकत की चीज़ खा लीजिए, कोई भी टॉनिक पी लीजिए, अगर जितने नियम हमने बताए इन नियमों का आप पालन नहीं करेंगे, ना तो कोई दवा काम करेगी, ना तो कोई ताकत का कैप्सूल काम करेगा। अगर आपने नियमों का ही पालन कर लिया, कुछ ना खाएंगे तो भी यंग हष्ट पुष्ट और स्वस्थ निरोग रहेंगे, इतना 100% मैं गारंटी लेता हूँ मित्रों। अब चलिए आपको सुबह क्या खाना है, 8 बजे 6 चीज़ें क्या क्या हैं ध्यान से लिखिएगा, आप लिख लीजिएगा, उतनी मात्रा में लीजिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरह से आपको खाना है। ये सारी चीज़ें आपके किचन में पाई जाती है। और एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, किसी भी उम्र के लोग खा सकते हैं, किसी भी बीमारी में खा सकते हैं, कोई भी बीमारी है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपके अंदर कोई बीमारी है, सारी चीज़ें पहले क्लियर कर दें, आपके अंदर अगर कोई बीमारी तो बीमारी भी स्वतः ठीक हो जाएगी ये सारी चीज़ें से, क्योंकि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल जो आपके लिए चाहिए, कैल्शियम, फास्फोरस, सेलेनियम, जो भी आपके शरीर की रिक्वायरमेंट पोषक तत्वों की होती है, ये सारी चीज़ें पोषक तत्व इन चीज़ों में पाया जाता है। और आपको 4 टाइम का ऐसा कम्बिनेशन देने वाले हैं, यही कम्बिनेशन आपको स्वस्थ और निरोग बना देगा। दोस्तों हमें हष्ट पुष्ट स्वस्थ निरोग रहना है तो कुछ ना कुछ तो नियम का पालन करना ही पड़ेगा। 24 घंटे में तो कम से कम अपने खाने पे तो ध्यान दे दें, 1-2 घंटे यही दे देंगे तो आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। जब आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे, युवा दिखेंगे, जवान दिखेंगे, आपको काम करने में जोश आएगा, उतने आप ज़्यादा काम करेंगे। तो पहला क्या है दोस्तों, अलसी का बीज 5 ग्राम, कद्दू का बीज 5 ग्राम, मूंगफली का दाना 15 ग्राम, बादाम 7 से 8 पीस। बादाम दोस्तों 2 टाइप की आती है, एक खट्टी और मीठी। खट्टी बादाम मत लीजिएगा, इसमें साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है, आप चेक करके मीठी बादाम लीजिएगा। बादाम 7 से 8 पीस, किशमिश 15 ग्राम, खसखस 5 ग्राम और चना जो देसी आता है 25 ग्राम। ये सारी चीज़ें आप मार्केट से लाइए। मार्केट से लाने के बाद इसे अच्छी तरह से खूब साफ़ सफाई से धुल लीजिएगा, क्योंकि मार्केट में जितनी भी चीज़ें बिकती हैं उस पर प्रिवेंट यानी कीटनाशक टाइप की दवाएं डाली जाती है जिससे ख़राब ना हो। तो दोस्तों लाने के बाद खूब अच्छी तरह से धुल लीजिएगा। धुलने के बाद इसे मिट्टी के बर्तन में भिगोना है, मिट्टी के बर्तन में। अब उसके भी साइंटिफिक रीज़न है। मिट्टी के बर्तन में जब आप भिगोएंगे तो इसमें जो भी विषैले तत्व मिट्टी खींच लेती है अपनी तरफ, मिट्टी अपनी तरफ उसको अवशोषित कर लेती है। और वैसे भी कोई चीज़ मिट्टी और कांच के अलावा किसी में नहीं भिगोना चाहिए, तो इसे मिट्टी में भिगोना चाहिए। और रात भर इसलिए भिगो के खाना चाहिए कि रात में जब इसे भिगोएंगे तो जो इसके अंदर गर्मी होती है सारी गर्मी शांत हो जाती है। तो रात में इसे आप भिगो दीजिएगा। सुबह जब योगा एक्सरसाइज करके आइएगा, इसे 8 बजे खाना है। अब आप 5 बजे से 7 बजे तक योगा एक्सरसाइज आपने किया है, अब 8 बजे इसे बैठ के आराम से अलती पलथी मार के बैठ जाइए। इसे चबा चबा के खूब खाना, चबा के, ऐसे जल्दबाजी में नहीं, खूब चबा चबा के। चूँकि जब मुंह में जितने बार चबाएंगे, 32 बार चबाना है, तो जितने आप चबाएंगे आपके मुंह से सलाइवा लार निकलती है, वही सलाइवा और लार आपके खाने को पचाती है। तो 32 बार चबा के आराम से खाइए। अब आपने जो भी एनर्जी खर्च किया है वो सारी चीज़ें मिल गई। अब हमने बता दिया कि इन सारी चीज़ों में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, बहुत सारे तत्व पाए जाते जो आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये फार्मूला बना है। अब आप इसे चबा लिए। अब बात आ गई आपके भोजन की। अब भोजन आपको क्या करना है, वैसे भी भोजन हमें बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए, बहुत कम मात्रा में भोजन जो खाएं, हरी साग सब्जी सलाद खाएं, तो ऐसा कम्बिनेशन हम आपको देने। भोजन आपको अब करना है कब, एक ही बार भोजन करना है, एक बार सुबह और एक बार दोपहर में। भोजन का जो नियम होता है दोस्तों, सूर्योदय के जब सूर्य निकल जाए उसके 2 घंटे बाद आपको भोजन चाहिए। तो 10 से 11 बजे आपको भोजन में क्या लेना है, 1 कटोरी दाल ले लीजिए। मल्टी ग्रेन आप दाल ले सकते हैं, मिक्स दाल आप ले सकते हैं या तुअर की दाल ले सकते हैं।
जो भी आपको जैसे खाना है। आप 1 कटोरी दाल होगी, दाल में देसी घी होगा, गाय का देसी घी डाल लीजिए, अति उत्तम है। किसी कंपनी का शुद्ध नहीं मिलेगा, आप किसी किसान के घर से लाइएगा, देसी घी डालिए, जीरा से फ्राई करिए, जो भी आप दाल जैसे खाते हैं कि 1 कटोरी दाल होगा और 1 कटोरी चावल होगा। आप अपने भूख के हिसाब से रोटी ले लीजिएगा, सब्जी या साग जो भी आप ले सके, मल्टीग्रेन सब्जी लीजिए या मिक्स साग ले लीजिए, जो भी हो सीजन के हिसाब से इसे आप शामिल करिए। ये आप अपने स्वाद अनुसार भूख से 80% खाइए, बहुत ज़्यादा मत खाइएगा। भूख से 80% ही खाना है, क्योंकि आपके शरीर को पूरा न्यूट्रिएंट्स सुबह मिल चुका है। अब इसके जो और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत थी, दाल में प्रोटीन्स वगैरह वो मिल जाएंगे, रोटी मिल जाएगा, सब्जी साग जो भी, आप इसे खा लीजिए। 10 से 11 बजे के बीच ज़रूर लंच कर लीजिएगा ये खाना। अब आपने खाना खा लिया 10 से 11 बजे के बीच, अब मान लीजिए आपने 10 बजे खाना खा लिया, अब आपको 1 घंटे के बाद आपको क्या लेना है, दही लेना है। 250 ग्राम दही या उसी में 50 ग्राम देसी गुड़, 250 ग्राम दही और गुड़ आप जब लेंगे तो दही में दोस्तों लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, जो आपके लीवर को इम्प्रूव करता है, आपको लीवर की क्षमता को बढ़ाता है। और जब उसमें गुड़ पाया जाता है तो अत्युत्तम है। उसमें नमक नहीं डाला जाएगा, जो उसके अंदर लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, अगर आप उसमें नमक डालेंगे तो वो सारे कीटाणु मर जाएंगे, इसलिए गुड़ डालेंगे तो उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। गुड़ डाल लेंगे तो 1 घंटे बाद जब खाएंगे तो आपका खाना बढ़िया से डाइजेस्ट हो जाएगा, और जो दही में सारे चीज़ें पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस, प्रोटीन, विटामिन, वो आपको प्रचुर मात्रा में। तो दही दोस्तों मार्केट की नहीं होगी, दही खुद आप घर पे जमाएंगे, और जब भी दही खाइएगा मिट्टी के बर्तन में या कांच के बर्तन में ही खाइएगा। मिट्टी और कांच के अलावा किसी में नहीं खाया जाता है। आजकल मार्केट में किस में दही मिल रहा है, किस में आप किसी के यहाँ से लाएंगे तो किस में जमाते हैं, स्टील या जस्ते के बर्तन में जमाते हैं। स्टील या जस्ते के बर्तन में आप दही रख दीजिए 1 घंटे, फिर दही को निकाल दीजिए, आप हाथ रगड़ के देखिए आपके हाथ में वो दही या जस्ते का या फिर स्टील का कुछ न कुछ पार्ट दिखाई देगा। इसलिए जब भी दही खाना, दही लैक्टोबैसिलस ज़्यादा पाया जाता है तो अपने सत्य को उस बर्तन का खींच लेता है। प्लास्टिक में बिल्कुल मत खाना। दही जब भी खाना कांच के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में खाना। दोस्तों चीनी मिट्टी का भी बहुत सारा बर्तन मिलता है, कोई भी बर्तन लीजिएगा, लेकिन कांच और मिट्टी का। इसलिए हम बार बार रिपीट करते हैं मित्रों, कहीं आप लोगों से कोई गलती ना हो जाए। तो आप दही घर पर जमाइए, घर पर मिट्टी के बर्तन में जमाइए, मिट्टी की मटकियाँ आती है उस मटकी को लाइए, उसी में जमाइए। और दूध भी पैकेट का नहीं होना चाहिए, दही भी पैकेट का नहीं खाइए, खुद जमा के खाइए। चूँकि खुद जो दही मिलती है वो प्लास्टिक की चीज़ों में मिलती है, प्लास्टिक की चीज़ों में रखी हुई दही हमें नहीं खाना चाहिए, वो कैंसर कारक तत्व उसमें पाए जाते हैं, इसलिए उसे भूल कर भी मत खाइए। दही लाइए या दूध जाइए दूधिया घर से दूध खरीद के लाइए और उसे अपना गर्मा करके मिट्टी के मटकी में दही जमा लीजिए, वही दही आपको खाना है। अगर दही नहीं कर पा रहे हैं, इतना नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके स्थान पे दोस्तों आपको क्या लेना है, त्रिफला चूड़। त्रिफला चूड़ आपको मार्केट में मिल जाएगा, चाहे वो खरीद लीजिए, नहीं तो हर्रा बहर्रा आंवला, तीनों 100 ग्राम खरीद लाइए, अपने घर पर इसका चूड़ बना लीजिए। अब 6 ग्राम चूड़ आप इसको तो कर ही सकते, दही अगर नहीं कर पा रहे हैं, खाने के 1 घंटे के बाद 6 ग्राम चूड़ लेना है, त्रिफला चूड़, और 10 ग्राम आपको शहद लेना है। शहद भी मार्केट की नहीं होगी, किसी कंपनी की शहद अच्छी नहीं होती है। शहद निकालने वाले गाँव में आते हैं, सब जगह आते तो लगाए रहते, वहाँ से निकलवा के ले लीजिए। नहीं तो शहद जहाँ बिकता है वो फर्म मधुमक्खी पालन होता है, वहाँ से जाकर आप एक बार में ले लीजिए, वहाँ सस्ता भी पड़ेगा और शुद्ध आपको मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पे जाइएगा कि अपने सामने भैया हमको निकाल के दे दीजिए, तो वो लोग शुद्धता के साथ दे दें। तो 10 ग्राम शहद और 6 ग्राम चूड़ को आप खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद खा लेंगे, ऐसे चाट लेंगे, पानी उनी कुछ नहीं पीना है। अब इसको खाने के 2 घंटे के बाद तक पानी नहीं पीना है। अब ये हो गया प्रक्रिया दही या त्रिफला चूड़। त्रिफला चूड़ के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसका एक मुहावरा भी कहा गया है दोस्तों, त्रिफला जो सेवन करे घृत शहद के संग, हाथी बांधे बगल में 3 कोस तक जाए। अगर आप डेली त्रिफला यूज कर रहे हैं, ना तो आपको आँख की प्रॉब्लम होगी और ना तो आपकी ताकत की कमी आएगी। 3 कोस तक जाएगा मतलब 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है, 9 किलोमीटर आप जाइए। आप हाथी बगल में बांध के, इसका एग्जाम्पल किया, इतना शक्तिशाली चूड़ है। यह एक आयुर्वेद का सबसे ज़बरदस्त अद्भुत रसायन है।
इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसे आप अपने लाइफ तक पूरा खा सकते हैं, डेली खा सकते हैं। यह रसायन है, चूड़ नहीं है। ये ज़बरदस्त आपको काम करेगा। तो आपको त्रिफला चूड़ खाना है दोस्तों। इसके बाद अब हो गया आपका 10 से 11 बजे भोजन। अब हम चलते हैं शाम को 5 से 6 बजे। शाम को 5 से 6 बजे आपको एक बार कुछ ना कुछ भूख लगती है, तो उस समय क्या लेना है, आपको लेना है गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, मूली 50 ग्राम और अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा, लहसुन की 3 से 4 कली। इसे सलाद के तौर पर आप काट लीजिए। काटने के बाद इसमें आप स्वाद के लिए भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं, भुनी हुई काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं और स्वाद के लिए काला नमक या सेंधा नमक आप इसमें मिला सकते हैं। अब इसे आप 5 से 6 बजे खाएंगे। अब गाजर में सारे प्रोटीन्स हैं, चुकंदर में, यानी कि सब कुछ प्रोटीन से भरा हुआ है और नुकसान भी नहीं करने वाला है। जैसे आप मित्रों जानते हैं, सलाद हमें रोज़ डेली लेना चाहिए। हमने पहले बताया 80% सजीवी वस्तुएँ खाना है, तो सलाद सबको खाना चाहिए। लेकिन आज के ज़माने में लोग सलाद खाना के साथ खाते हैं, जबकि खाना के साथ हमें सलाद नहीं खाना चाहिए। अब अगर हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इतना जानिए, हमें सलाद के साथ खाने के साथ सलाद नहीं खाना चाहिए। इस पर भी हम एक बार वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों अब आप 5 से 6 बजे इसे खा लिए। अब फुल प्रोटीन्स मिल गया, आपकी भूख मिट गई। या इसे खा सकते हैं, या आपके पास बजट है तो आप लेना 100 ग्राम सेब, 100 ग्राम अनार, 100 ग्राम पपीता, 50 ग्राम अमरूद, 2 से 3 पीस केला। या तो आप एक गाजर वाला सलाद वाला फार्मूला ले लीजिए, या फिर फल वाला, या आप दोनों ले सकते हैं, लेकिन 1-1.5 घंटे के डिफरेंट पे। जैसे आप कर सकते हैं, दोनों ले सकते हैं या 1-1.5 घंटे के डिफरेंट। अब हम चलते हैं रात 9 बजे। अब 8 बजे आपको खाने में क्या आज लेना है, खाने में आप क्या लेंगे, सब्जी या रोटी, साग या रोटी, वो भी हल्की सी भूख मरने के लिए। भूख मरने के लिए आप कुछ थोड़ा सा ले सकते हैं, क्योंकि आपने तो पूरा दिन खाया है। अब आपको रोटी चावल खाने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। सारे न्यूट्रिएंट प्रोटीन आपको मिल गए। अब आप 2 रोटी ले लीजिए, थोड़ा सा साग या सब्जी जो भी हो, साग सब्जी ही लेना है। रात में चावल नहीं लेना है, वो भी 8 बजे तक आपको खा लेना है, ज़्यादा उत्तम रहेगा। तो 8 बजे तक इसे खाने का प्रयास करिए, सबसे बेटर रहेगा। अब आपने सब्जी रोटी खा लिया, जो कुछ भी खा लिया, खाना खाने के बाद अब आपको बैठे रहना है आधा घंटा। आपका खाना आधा घंटा डाइजेस्ट हो जाएगा। अब आपका लीवर खाने को पचाने पे ध्यान देगा। अब आधे घंटे के बाद अब आपको 1 घंटे टहलना है। 1 घंटे टहलना है। जो कुछ आपने खाया हो, खाना खाने के बाद रात में ज़रूर टहलना चाहिए। अगर आप खाना खाने के बाद रात में टहलते हैं तो आपका कभी पेट नहीं फूलेगा, कब्ज, गैस, एसिडिटी, कुछ आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो खाना खाने के बाद वो भी बहुत तेज़ नहीं चलना है, 1000 कदम आपको चलना है। 1000 कदम चलना, वो भी आराम आराम से आप चलें। अब 1 घंटे 1000 कदम आप चल लीजिए, चाहे आधे घंटे में चल लीजिए, लेकिन खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है। अब आपने 8 बजे खाना खा लिया। अब 9 बजे आपको क्या लेना है, 9 बजे रात को आपको दूध लेना है 250 ग्राम। दूध पैकेट का नहीं होगा, आपकी खुद घर का होगा। गाय का मिल जाए, देसी गाय का, साहिवाल हरियाणा का नहीं, देसी गाय का मिले तो अति उत्तम है, अमृत के समान है। नहीं तो भैंस का ले लीजिएगा। दूध पैकेट का नहीं होगा, किसी कंपनी का नहीं होगा। दूध दोस्तों दूधिया के घर से, आप किसी के घर से अगर ख़रीद रहे हैं तो उसके घर जाइए, खुद अपने आँख के सामने दूध निकलवा के लीजिए। अब 250 ग्राम दूध में आपको हल्दी डालना। हल्दी सर्वगुण संपन्न है। हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है, जो एक कैंसर रोधी तत्व पाया जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसी में हरी इलायची का पाउडर लेना है। हरी इलायची कैंसर रोधी है। आज हमारे समाज में कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो लीवर को भी स्ट्रॉन्ग करता है हल्दी, आपके शरीर को भी इम्यूनिटी बढ़ाता है, उसी तरह से कैंसर से भी बचत करता है। उसी तरह से हरी इलायची भी लीवर के लिए, पेट के लिए अमृत है, कैंसर रोधी ये भी है। तो दोनों, हल्दी का पाउडर 3 ग्राम, हरी इलायची का पाउडर 2 ग्राम, ये दोनों दूध में डाल के उबाल लीजिएगा। अब इसे रात को सोते समय आपको पीना है। इसे कब पीना है, रात को सोते समय, दोनों चीज़ें उबालने के बाद। अब रात को सोते समय पी लेना है, लेकिन इसको पीने के बाद, जैसे आपने 8 बजे खाना खाया, 9 बजे इसे पीना है। अब आपको 10 बजे सोना है, 1 घंटे के बाद सोना है। इसे पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, पच जाएगा। अब आप जब इसे पी के सोने जाएगा, आपको बहुत बढ़िया नींद लगेगी, बहुत बढ़िया नींद आएगी। और 10 बजे तक आप सोने का प्रयास करिए। अपने इस डिजिटल के ज़माने में मोबाइल से थोड़ा दूरी बना लीजिए।
मोबाइल से थोड़ा आप दूरी बना लीजिए। मोबाइल 8 बजे तक आप साइलेंट मोड पर रख दीजिए, जिससे कोई इमरजेंसी कॉल आए वही हो। बाकी आपके रिश्तेदार, यार दोस्त जितने लोग हों सबको बता दीजिए कि भैया जिसको कॉल करना है 8 बजे तक करिए। 8 बजे के बाद हम अपने दिनचर्या में चेंजिंग कर चुके हैं। तो 10 बजे जब आप लेटेस्ट हो जाएंगे तो आप सुबह 4 से 5 बजे जग जाएंगे। आपका 5 से 6 घंटे की नींद पूरी हो गई। दोस्तों ये रूल अपना लीजिए, ना तो आपका शरीर कभी बूढ़ा होगा। अगर आप 50-60 साल की उम्र में हैं भी तो दोस्तों उसी पे रुक जाएगी और आकस्मिक एक अलग बदलाव होगा। और एक चीज़ और अपनाना होगा, आपको अपने अवचेतन मन को अपने वश में करना होगा। आपके अंदर 2 मन होता है, चेतन मन और अवचेतन मन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड। तो दोस्तों सब कॉन्शियस माइंड को अपने बस में करना है। इस मंत्र को ज़रूर पढ़िएगा। सब कॉन्शियस माइंड को आप जो कहते हो वही करता है। अगर आप इसे कहोगे ये इमली का पेड़ है, इमली के पेड़ को अगर कहोगे, कह दो कि ये आम का पेड़ है, तो मान लेगा ये आम का पेड़ है। तो इसी तरह से अगर आपको बूढ़ा नहीं होना है तो आप रोज़ रात को सोते समय आप जब 10 बजे लेटिएगा, इस माइंड को एक्टिव कर दीजिएगा कि मैं इतना योगा एक्सरसाइज करता हूँ, मैं बहुत यंग हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ। अगर आप 60 साल के हैं तो उसे कहिए कि मैं अभी 30 साल का हूँ। और ये भी करना है 30 साल के तो, लेकिन आप 60 साल वालों के साथ नहीं रहेंगे, आप अपने 30 साल उम्र से कम लोगों के साथ रहेंगे। जैसे अगर आप 60 साल के हैं तो आपके यार दोस्त उठने बैठने वाले जो होंगे 30 साल के आसपास के होंगे, तो आपका माइंड उन्हीं को कैप्चर करेगा। उसी हिसाब से आपको अपने शरीर को ढालने के लिए कहेगा कि आप भी 30 साल के हो, आपके अंदर भी बहुत शक्तिशाली है। और अपने घर में जहाँ सोते हैं एड बेड उस कमरे में आप 30 साल वाले, जब 30 साल के आप थे वही वाली पूरी इमेज लगाइए, वही इमेज लगाइए, पुरानी इमेज मत लगाइए 60 साल वाली। बूढ़ा अपने मतलब अपने दिमाग को, सबकॉन्शियस माइंड को बूढ़ा शब्द देना ही नहीं है, बीमारी देना ही नहीं है। इसे हमेशा पॉजिटिव रखिए, इसे हमेशा पॉजिटिव देना है। आपको पॉजिटिव सोचना है, सकारात्मक सोचना है। इसे कभी मत दीजिए कि मैं बूढ़ा हूँ, मैं 60 साल, कुछ नहीं, मैं अभी 30 साल का हूँ, मैं हर एक काम कर सकता हूँ जो 30 साल का आदमी करता है। मेरी आँखों की रोशनी बहुत तेज है, मेरे शरीर में अथाह शक्ति है। बीमारी शब्द नहीं लाना, मैं स्वस्थ हूँ, हमेशा स्वस्थ। ना तो पॉजिटिव देना है, ना तो अपने शरीर को बीमारी देना है, ना तो उम्र बताना उसे। उम्र हमेशा 30 साल का आप सोचिए, देखिए आपका शरीर एक ही महीने में कैसे बदलाव आता। अगर आप 60 साल की उम्र में, ऑटोमेटिक आपके अंदर 30 साल वाली शक्ति आ जाएगी, 30 साल वाली ऑटोमेटिक शक्ति आ जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। ये ऐसा आकस्मिक बदलाव आ जाएगा। बूढ़ा होते हैं हम अपने मन से होते हैं, इसलिए अपने सब कॉन्शियस माइंड पे काम कीजिए, अपने सब कॉन्शियस माइंड को आप जागृत कीजिए। आप देखिएगा कैसे एक अलग बदलाव होता है। फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।